ओम। प्रणाम दीदी जी, हमारी आवाज आ रही है? जा रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, एकदम आ रही है। ओम। पूरे कर्नाटक के पांचों संगठनों भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, युवा भारत एवं पतंजलि किसान सेवा समिति के लाखों लाखों कार्यकर्ता और कर्नाटक के 7 करोड़ से अधिक राष्ट्रभक्त भाई बहनों की ओर से आपके पावन चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और लगभग 850 के करीब लोग इस शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया है। मगर पूरे लोग तो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। एक एक दिन कोई होते हैं, कोई छोड़ देते हैं। मगर काफी इन्वॉल्वमेंट है। सायं सत्र में भी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। वैसे 3 एक साथ में चल रहे हैं। हमारे उत्तर कर्नाटक में आदरणीय आरती दीदी जी एक शिविर का नेतृत्व कर रही है। दक्षिण कर्नाटक में आदरणीय सुजाता दीदी जी, और यहाँ हम प्रांतीय कार्यालय हुगली से 3 शिविर एक साथ में, और तीनों में मिला के लगभग 1300 के करीब लोग पूरे कर्नाटक में एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज और सूर्यश्री जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आपको ये मंच समर्पित करता हूँ। और आज का मार्गदर्शन आप हमारे सभी योग प्रेमी भाई बहनों का करें। और प्रणाम। ओम। ओम जी, प्रणाम माता जी। आवाज ठीक है ना मेरी? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अभी बस जानकारी के लिए थोड़ा सा पूछना था कि अभी अपना कितना सत्र में क्या क्या हो चुका है? थोड़ी सी आवाज ऐसे टूट रही है। थोड़ा सा कुछ हाँ एडजस्टमेंट जी। है तो थोड़ी आवाज क्लियर कम है। थोड़ा सा कुछ इसमें सेट करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सी आवाज आवाज क्लियर कम है? क्लियर, आवाज मतलब मैं इसमें चेंज कर लेती हूँ फिर। जी अ, जी, बीच में गुरगुर गुरगुर ऐसा आ रहा है। आपको मैं स्क्रीन पे दो नामों से जुड़ी हुई दिख रही हूँ। जिस नाम से मेरी वीडियो आ रही है उस नाम से आप मेरी ऑडियो को ऑफ कर दीजिएगा, और मैं दूसरे नाम से मैं अपनी हाँ, तो बताना पड़ेगा। हितेश ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, अभी आवाज कैसी आ रही है आपको? एकदम बढ़िया। एकदम बस बढ़िया। स्क्रीन पे ठीक आ रहे हैं? ये ठीक है आवाज। ठीक है, मैं इधर से अपना ऑडियो बंद कर देती हूँ। अभी कैसी आ रही है आवाज? एकदम साफ है। एकदम साफ है? ठीक है। मैं बस जानकारी के लिए पूछना चाह रही थी दाता जी, अभी आज के सत्र में आसन आदि हो चुके हैं, प्राणायाम चल रहा है, आगे प्राणायाम कराना है? हाँ, प्राणायाम का सत्र लेकर के कुछ हमने टॉपिक तो ये रखा था कि कुछ आप कुछ घरेलू औषधियाँ, कुछ रोगन अनुसार योग और प्राणायाम तीनों का मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जी। एक बार सभी से निवेदन है, हालांकि आपका मंत्रोच्चारण हो चुका है, पर एक बार 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम। परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुवर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में उनके चरणों को नमन वंदन प्रेषित करते हुए हम सभी के बीच में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत कर्नाटक में कर्नाटक के पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई भंवरलाल आर्य जी समेत अपना सभी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सभी अपने पदाधिकारीगण, सभी भाइयों को बहनों को एवं आप सभी योग साधकों को मेरी तरफ से सादर नमन, सादर प्रणाम। और मुझे स्क्रीन पे आपको थोड़ा प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा। जिस नाम से वीडियो आपको दिख रही है साध्वी देवादिति पूरा क्लियर लिखा हुआ है उसमें, आप एक बार अगर उसमें, क्योंकि मुझे प्रेजेंटर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ मिनट। इसमें ये जो दो नाम से आप है तो इसमें दिक्कत कर रही है। अच्छा, इस वजह से समस्या आ रही है, तो हाँ फिर जी, मुझे वो नहीं हो पा रहा है। और दे दीजिए, फिर आप मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। मैं अपने फोन से अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेती हूँ और इससे लिंक कर देती हूँ। कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा जो टेक्नीशियन मुझे बोल के गया है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕು. ओम। मुझे प्रार्थना की आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। ठीक है, आई होप क्लियर भी होगी आवाज अभी। क्लियर है। ठीक है। तो आप सभी योग साधकों को पुनः सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, अभी शायद एक कपालभाति प्राणायाम चल रहा था, भस्त्रिका प्राणायाम हो चुका है, तो थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते करते आगे के सत्र में प्राणायाम के साथ आगे बढ़ेंगे। बस एक जानकारी और लेनी थी भ्राता जी, क्या हमारे पास सभी बीच में सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं या सूक्ष्म व्यायाम अभी कराने शेष हैं? ओम। करवाने अभी तो ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम से थोड़ी शुरुआत कर देते हैं। सभी से निवेदन है थोड़ा सा अपना आगे अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। दंडासन की स्थिति ये कही जाती है, स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड उसके बाद दोनों पैरों से हम लोगों को शुरुआत करनी है। सारे जॉइंट्स का मूवमेंट हमें सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों में करना है। तो यहाँ हमारे पंजों से हमें शुरुआत करनी है विद योर डीप ब्रीदिंग। तो जो हमारे टोज हैं उनको, उनके जॉइंट्स का मूवमेंट हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छे व्यायाम रहते हैं, करने में सबसे ज्यादा इजी है बट इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा है। जैसे 5 से 10 बार सारे सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। अभी टकनी से विद योर एंकलेट, तो आगे श्वास को अंदर भरते हुए पीछे की तरफ पैर लेकर के आएंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ पैरों को स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से अभ्यास करते जाएं और साथ में अपने अंदर उत्पन्न होती संवेदनाओं को भी अनुभूत करते जाएं। अर्थात जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो आपके मसल्स में पूरा थाइस की, आपके लेग्स की सारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। तीसरा अभ्यास भी करेंगे, दोनों पैरों को टखनी से गोल गोल घुमा लेना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में मूव करेंगे। आपके मसल्स के साथ साथ नर्व्स भी स्ट्रेच होती हैं, तो आप उसको भी साथ में अनुभूत करते जाएं।
नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से अनुभूत भी करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा गैप लेकर के अगला अभ्यास, कि जब हम दिन भर काम कर रहे होते हैं तब हमारी जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा स्टिफ नहीं होती, पर जब हम सो करके सुबह में उठते हैं तो हमारी बॉडी काफी काफी स्टिफ हो चुकी होती है। डीप ब्रीदिंग साथ में चलती रहे सूक्ष्म व्यायाम के। होता यह है कि हमारी बॉडी में जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है और ग्लूकोज पहुंचता है तो एनर्जी जनरेट होती है, पर एनर्जी जनरेशन के साथ साथ हर सेल के अंदर थोड़ा सा मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्रिएट होता है, कुछ विजातीय तत्व भी उत्पन्न होते हैं। और अगला अभ्यास हम करेंगे तो उसकी पहले विधि बता देती हूँ, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है और घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। तो इस अभ्यास में दोनों पैरों के जो घुटने हैं उनको टाइट करना है, टाइट करके होल्ड करके फिर रिलीज करना है। अपने घुटनों को सिकोड़ना है, एक तरह से टाइट करेंगे, उनको स्टिफ करेंगे। तो जैसे नॉर्मली हमारे घुटनों और जमीन के बीच में गैप होता है, ऐसे हाथ हम डाल के देखें तो जब हम अपने घुटनों को टाइट कर लेते हैं, ये पोर्शन टाइट हो जाता है तो नीचे हमारे गैप भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास निरंतरता के साथ करते जाएं, ये सहजता से इसको करते भी जाएं। तो मैं बात इसकी कर रही हूँ कि हम लोग ये जो अभ्यास कर रहे हैं, ये अभ्यास जिनको भी घुटनों में दर्द है वे लोग इस अभ्यास को 50-50 बार से लेकर के 100-100 बार तक कर सकते हैं। अभी आपसे बात करते करते ही 25-30 बार तो हो ही गया, और करना बहुत आसान है। अब आपके घुटनों में कोई भी समस्या हो, चाहे लिक्विड खत्म हो गया है या बढ़ गया है, गैप आ गया, वट एवर द रीजन इज, कार्टिलेजेस घिस गए हो, कपालभाति प्राणायाम और साथ में ये सूक्ष्म व्यायाम अगला अभ्यास करेंगे। और साथ में श्वास अंदर भरते हुए घुटना ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटना नीचे। Raise your leg while you are lifting, while you are breathing in, and put your leg down while you are breathing out. तो इसमें श्वास प्रश्वास का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो होता यह है कि मैं थोड़ा विजातीय तत्वों की बात कर रही थी कि बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं, फिर हम घुटनों के दर्द की समस्या का और कैसे निदान हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो ब्रीदिंग साथ में चलती रहे, ये साथ में अभ्यास आप देखते भी रहें और मैं बताती भी रहूंगी, इनको करते रहें। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारी बॉडी में सेल में एक्टिविटीज होती हैं तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट होता है। तो जब सेल में जैसे ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, पोषण के तत्व जाते हैं, तो सेल रहता है। और साथ में जब वो अपना काम पूरा करता है तो जैसे ऑक्सीजन गई तो उसका रिप्लाई बैक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आना। जब एनर्जी जनरेट होती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी जनरेट होता है, जो कि हमारी लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। और जो वेस्ट जनरेट होता है वो सेल की वॉल से, कोशिकाओं की भित्ति से बाहर निकल करके हमारे ब्लड में इंक्लूड हो जाता है। और साथ में हमारी ब्लड की प्योरिफिकेशन भी साथ में चलती रहती है। ब्रीद इन करते हुए घुटने को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेकर के जाएं। तो ये जब प्रोसेस हमारा पूरा चल रहा होता है तो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। जितना ज्यादा हमारा सात्विक भोजन होता है, सात्विक आहार का मतलब ही होता है, उतना ही कम हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। और पर्टिकुलरली 50 वर्ष के बाद तो पैसे भी हो जाती है कि हम इसको डिटॉक्सिफाई करवाएं। इसके लिए आपका विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से नेचुरोपैथी इसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। और सबसे ज्यादा रेगुलर लाइफ में हेल्पफुल होता है प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना। तो ये जब सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं तो इससे क्या लाभ हो रहा है, इसकी बात चल रही थी। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बेसिकली एक तो हमारी किडनी का काम होता है उसको बाहर निकालना, पर अगर वो एक्सेस अमाउंट में जनरेट होने लगते हैं, क्योंकि साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो सेल्स का डीजनरेशन है वो भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इतना अमाउंट में हमारे जो बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है वो थोड़ा हमारा पसीने के माध्यम से बाहर जाता है, स्वेद के माध्यम से, विद द स्वेट। एंड कुछ हमारा ये नाखून भी उसी का पार्ट है, बालों से निकलना भी उसी का पार्ट है, मल मूत्र ये सब बाहर निकलने के कई मार्ग होते हैं। परंतु अब हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें पसीना बहुत कम आता है और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ के साथ कई लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वेस्ट मटेरियल्स हमारे जॉइंट्स के बीच में गैप होता है,
वो गैप ना हो, जैसे कि हम लोग अपने घर में दरवाजों के बीच में भी देखते हैं गैप होता है, तो उसकी वजह से उनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो मूवमेंट के लिए हमारे जॉइंट्स के बीच में गैप होता है, इन वेस्ट मटेरियल को वहां जगह मिल जगह मिल जाती है। चलिए अब चक्की आसन साथ में करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास को शरीर के अंदर भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल्स, और जब ये हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे होते हैं तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है, मूवमेंट करने की जगह ही नहीं बचती। ऐसे 5 से 10 बार चक्की का संचालन करेंगे। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हम अपने उन जॉइंट्स को हिलाते हैं, फोर्सफुली थोड़ा सा उनको मूव कराते हैं। तो ये जो वेस्ट विजातीय तत्व है, वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हुए थे, ये रिलीज होकर के फिर से ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आकर के फिर ये किडनी से प्योरीफाई होकर के बाहर निकलते हैं। प्राणायाम भी हम साथ में करते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो उसकी वजह से आपको महसूस होता है कि अगर आप कुछ भी ना करें, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, कुछ भी ना किया जाए तो भी, अगर हम सिर्फ प्राणायाम और ये सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास भी कर लें तो भी 90% काम तो हमारा इतने में भी हो जाता है, इतना तो हमें उतने में भी लाभ मिल जाता है। और आसनों की अपनी महत्वता है, क्योंकि हमें तो 100% हेल्थ चाहिए। 10% भी अगर हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, 10% छोड़िए 1% भी हम अगर कॉम्प्रोमाइज करें, तो जो आज की डेट में हमारा भोजन है, जो आज की डेट में हमारा वातावरण है, जिस लेवल पे हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां पर पूरे चांसेस हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ पूरा पूरा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हम लोगों का छोटी छोटी बातों में, अब जैसे थेरापेटिक योग की बात हम करेंगे, रोगानुसार योग की, तो घुटनों के दर्द से ही बात शुरू कर लेते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द होना। तो इसमें कुछ चीजों के सिद्धांत है हमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले तो जिनको भी घुटनों में दर्द होता है वो सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। यहाँ तक कि जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको भी जॉइंट पेन रहता है, ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। घुटनों के दर्द वाले ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनको कहीं भी घुटनों में झटका ना आए, तो ऐसे आसनों से परहेज करें जिन आसनों में अभी घुटनों में झटका आ सकता है या घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जैसे कि दंड बैठक लगाना आदि। डीप ब्रीदिंग साथ में चले तो आप देख सकते हैं, पहले हमने पैर के पंजों से शुरुआत करते हुए अब अपने नितंबों के हिप के जॉइंट तक गए, और अब हम अपनी उंगलियों से शुरुआत कर रहे हैं हाथों की, और अब कलाई। तो ऐसे clockwise and anti-clockwise in both the directions rotate your hands from your wrist। तो ये अभ्यास करते करते हम बात कर रहे थे घुटने के दर्द की। तो जिनको भी घुटने के दर्द की समस्या रहती है, साथ में वो एक काम और जरूर करें कि पारिजात, हर श्रृंगार, 2 नामों से पौधा जाना जाता है मुख्य रूप से। अब मुझे पता नहीं अगर कर्नाटक में कुछ और भी कहते हो, पर ये पौधा ऐसा है कि पूरे भारत में पाया जाता है। इसके सफेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, जिनकी जो डंडी होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। तो ये जो पारिजात का जो पौधा है, इसके 8 से 10 पत्तों का काढ़ा सुबह और शाम दोनों टाइम। काढ़ा बनाने का हर बार प्रोसीजर एक ही है कि आप करीबन 200 ml वाटर लें, 200 ml पानी, और करीबन उसमें उसको कम आंच पे पकाएं जब तक वो 1/4 ना रह जाए। तो जब वो 1/4 अर्थात 50 ml बच जाए तो उसको छान करके पी लें। डीप ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पारिजात के पत्तों का काढ़ा लें। उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है गिलोय के माध्यम से भी, तो जिनको जॉइंट पेन रहता है वो गिलोय भी जरूर लें। साथ में एलोवेरा, ग्वारपाठा, घृत कुमारी, बहुत ही अद्भुत है घृत कुमारी का प्रयोग करना। अब रिवर्स डायरेक्शन में इस अभ्यास को करेंगे। तो घृत कुमारी का प्रयोग बस ये ध्यान रखना है कि जिनको भी जॉइंट पेन रहता है उनको कभी भी ठंडा नहीं लेना, उनको हमेशा गर्म पानी में मिला करके लेना है। तो अगर आपके घर में एलोवेरा है तो घर में बहुत अच्छी बात है, उसको, उसकी पत्ती को काटेंगे, साइड से उसके पोर्शन को कट करके, और 4 से 5 घंटे किसी एक यूटेंसिल में, किसी एक बर्तन में खड़ा रखें, इससे उसका पीला वाला विजातीय तत्व निकल जाए। वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, और उसको, उसके निकलने के बाद उसकी ऊपर की लेयर हटा करके जो उसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम खा लेते हैं। तो जिनको घुटने में, कमर आदि में जिनको दर्द रहता है या जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, वो हमेशा उसको पीस करके मिक्सी में थोड़ा पीस सकते हैं
और आप उसे, वो तो बहुत ही ईजी होता है पीसना, वैसे आप उसे अपना छेंट भी सकते हैं। उसमें गर्म पानी जरूर मिला लें। गर्म पानी के साथ सुबह शाम 40 ml एलोवेरा जूस ले, 40 ml जूस, 40 ml पानी। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे और साइडों में, और साथ में गर्दन सीधी, कमर सीधी। तो ऐसे इन कुछ कुछ अभ्यासों को फॉलो करें, हम लोग को बहुत लाभ मिलता है ये जॉइंट पेन में, घुटनों के दर्द में। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, ये सारे ही हाथों के जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है, हाथों को कंधे के ऊपर इस तरह से संचालित करेंगे। सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में ही, या फिर फ्रोजन शोल्डर, बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम अब हमारे बीच में आ गई है, वो है फ्रोजन शोल्डर। और एक बार शोल्डर फ्रोजन हो जाए, उस स्थिति में आ जाए, व्यक्ति का हाथ इधर से उधर तो होता नहीं, फिजियोथेरेपी भी जाए या कुछ भी करें तो कम से कम 1-1 वर्ष का समय व्यक्ति को लग जाता है इससे रिकवर करने में। तो ऐसी स्थिति तो हमारी लाइफ में कभी होनी ही नहीं चाहिए, जिससे रिकवर करने में 6 महीने 1 वर्ष लगते हो। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए फिर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते रहते हैं, अपना 12 आसनों का डेली का पैकेज का जो अभ्यास है वो करते रहते हैं, तो वी विल नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम लाइक फ्रोजन शोल्डर। तो उससे बचने के लिए अभ्यासों को नियमितता के साथ करें और आनंद के साथ, प्रफुल्ल होकर के, उत्साह के साथ। बी हैप्पी एंड क्रिएट हैप्पीनेस। तो इसके बाद अगला अभ्यास करते हैं। ये दोनों राइट हैंड को सिर की राइट साइड में लगाएंगे, गहरा लंबा श्वास अंदर, और सिर से हाथ की तरफ, हाथ से सिर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेंगे, धक्का। हिलेगा कोई नहीं, परंतु आपके पूरे सिर के अंदर वाइब्रेशंस होंगी, कंपन होगा। अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड, दाई तरफ से बाई तरफ से। तो जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, दोनों में ये लाभ करता है, लेकिन सर्वाइकल में थोड़ा ज्यादा लाभ करता है। तो सर्वाइकल वाले इस अभ्यास को, जैसे हम अभी 1-1 बार कर रहे हैं सारे अभ्यास, सर्वाइकल वाले इन अभ्यासों को 5 से 10 बार विशेष रूप से किया करें। और इसके बाद हेड पर अपने इंटरलॉक हाथों को लगा करके हाथों से सिर की तरफ प्रेशर क्रिएट करें और सिर से हाथों की तरफ, एंड जस्ट फील द वाइब्रेशंस हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर नेक। और इसके बाद ग्रीवा संचालन अर्थात गर्दन का संचालन। जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, प्लीज अपनी गर्दन नीचे ना झुकाइएगा, वो गर्दन को बीच में रखें और पीछे ले जाने का अभ्यास करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। तो ऐसे ही घुटने के दर्द में और एक चीज ले सकते हैं, ये है हल्दी, मेथी और सौंठ। हल्दी, मेथी और सौंठ, इनको पीस करके बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। परंतु कई बार सबकी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, पित्त प्रकृति वालों को ये गर्म पड़ जाता है, तो इसलिए एलोवेरा जूस, पारिजात के पत्तों का काढ़ा, ये और भी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ऐसे। और अब बेंड करेंगे राइट साइड में, देन लेफ्ट साइड में, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ऐसे 2 से 3 बार से सारे अभ्यास कर सकते हैं। और अब पूरा गर्दन को सर्कुलर वे में रोटेट करें। इसके साथ चले एक अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, कुछ और घरेलू उपचारों की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो घरेलू उपचार है, ये भी साथ में करवाएंगे। सबसे बड़ा जो घरेलू उपचार है वो है सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना। तो हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे थे, थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम करते हैं। बस भस्त्रिका और कपालभाति में यही डिफरेंस है कि भस्त्रिका प्राणायाम लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू किया जाता है, और कपालभाति प्राणायाम एब्डोमेन के थ्रू, पेट के थ्रू किया जाता है। श्वास को नाभि से खींच के बाहर छोड़ना है, सहजता से करें, निरंतरता के साथ करें। मिनिमम 10 to 15 टाइम्स हम इसको करें, 10 to 15 मिनट्स तक करें। बच्चों को भी 5 से 7 मिनट तक जरूर कराएं, और असाध्य लोगों में आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक कपालभाति प्राणायाम कराया जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करें। तो मैं थोड़ा सा ये बोल रही थी कि
सबसे बड़ा घरेलू उपचार होता है कि अपनी दिनचर्या को ठीक करना। तो दिनचर्या में कुछ चीजों को शामिल करना। रोज सुबह उठ करके सबसे पहले तो हमें वैसे सबसे पहले तो अपनी भूमि को नमन करना चाहिए, भारत माँ को नमन करना चाहिए, अपनी मातृशक्ति को नमन करना चाहिए, जो हमारी भारत माँ है उसको नमन करना चाहिए। और उसको नमन करने के पश्चात अपने माता पिता को नमन करते हुए फिर हम लोगों को सुबह उठ करके जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो होता है पानी पीने का। तो ये होता है आपका करीबन 200 ml से लेकर के आप 1 लीटर तक पानी पी सकते हैं। कम से कम 200 ml तो जरूर पिए, और प्रयास पूर्वक सिर्फ गुनगुना पानी ही लें। या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो तो नॉर्मल फ्रिज का पानी तो कभी सुबह उठ करके छोड़िए, दिन में भी कभी नहीं पीना चाहिए। उसमें सबसे अच्छा तो होता है मटके का, घड़े का पानी पीना। पर अगर आप पानी पी भी रहे हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि सुबह में तो हम लोगों को गुनगुना पानी या सामान्य पानी जो कि ठंडा ना हो ऐसा पानी, नॉर्मल टैप वाटर जिसको बोलते हैं, वो हमें पीना चाहिए। तो उस पानी को पीने के साथ अभी जैसे कोरोना की महामारी तो चली रही है तो हम सबको उससे भी बचना है। तो बहुत अच्छा रहे कि अगर हमें गिलोय बटी मिल जाती है, गिलोय बटी का सेवन करें। तो ये गिलोय सुबह सुबह हम लोगों को ले लेना चाहिए। और साथ में अपना ये दूसरा ये भी ध्यान रखें, एलोवेरा जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो सुबह उठ करके सबसे पहला जो होता है शरीर का शोधन का कार्य होता है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। और शोधन के कार्य में मुख्य रूप से हमें प्राणायाम के साथ साथ पानी सुबह उठ करके पीना है। तो पूरे शरीर के अंदर जो पूरी रात में विजातीय तत्व इधर उधर इकट्ठे हुए होते हैं, पानी उनका शोधन कर देता है और वो फिर हमारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। और पानी के पीने के जो नियम है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे सुबह उठ करके तो पानी पीना ही है, तो क्या प्रयास पूर्वक उसको हल्का गर्म तो कम से कम कर ही लीजिए। दूसरा, पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। जब हम सुबह को उठते हैं तो उकड़ू बैठ करके पानी पीना चाहिए। और इतना भी ना कर सके तो ऐसे या तो पलौथी मार करके बैठे या कुर्सी पे बैठे, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि खड़े होकर के पानी पीने से और पानी को ऊपर से पीने से या फिर पानी को बिना घूंट पीने से हमारे जैसे हम लगातार एक ही सांस में जो पानी पी जाते हैं उसमें क्या होता है, शरीर की वात बिगड़ती है, वायु बिगड़ जाती है। और जो खड़े होकर के पानी पीते हैं उन्हें तुरंत में तो पता नहीं चलता क्योंकि एक दो बार में कुछ नहीं होता, पर एक दो बार में अभ्यास बनता है। और वो अभ्यास ऐसा बनता है फिर कि कुछ समय पश्चात व्यक्ति को जैसे ही उसकी बॉडी हल्की सी भी डिजेनरेट होती है उसको घुटनों में दर्द, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है। तो आप नहीं चाहते घुटनों में दर्द, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी खड़े होकर के नहीं, हमेशा बैठ करके पानी पीना है। फ्रिज का पानी नहीं पीना। फ्रिज का पानी इज अ स्लो पॉइजन फॉर आवर बॉडी। इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि हम लोगों को फ्रिज में तो देखिए, फ्रिज में तो कुछ चीजें हमारी रखनी मजबूरी होती है कि भाई हम लोग 1 हफ्ते की सब्जी ला रहे हैं या 2-4 दिन की सब्जी लेकर के आ रहे हैं तो हमने फ्रिज में रख दिया। दूध को पका करके, वैसे तो दूध भी ताजा ताजा पी लिया जाए तो बहुत अच्छा है, रख दिया। पर पानी, यहाँ तक कि बना करके भोजन रखना, कई बार हम लोग देखते हैं कि आटे को मल करके फ्रिज में रख देते हैं, फिर 2-2 3 3 दिन बाद तक यूज कर रहे हैं। बहुत डेंजरस है। ताजा खाओ, ताजा ताजा जियो, सीधा सा सिद्धांत होता है इसमें कि जितना ज्यादा हम ताजा खाएंगे उतना ज्यादा हम ताजा जिएंगे। तो जितने भी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स जनरेट होते हैं उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल ये भी होता है कि हम कितना गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और कितना पुराना भोजन कर रहे हैं। तो जो पुराना भोजन है उसके पास देने के लिए पोषक तत्व कम है और ये विजातीय तत्व, टॉक्सिक एलिमेंट्स ज्यादा हैं। तो इसलिए फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करें। और साथ में ये जो ये भी है, पानी की बात कर रहे थे कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना। पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए, एक घूंट में सारा पानी नहीं पीना चाहिए। तो थोड़ा 1 मिनट तो लगाना चाहिए पानी को पीने में। तो उसमें घूंट घूंट करके पीने का सीधा ये मतलब है, 2 चीजें होती है कि एक तो हमारी जो मुख की लार है उसके जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पेट के लिए अच्छे हैं। और दूसरा इसमें जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये भी कि हम लोगों को ये वात को नहीं बिगड़ने देता। तो ऐसे घूंट घूंट करके पानी पिए। तीसरा एक और सिद्धांत पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को भोजन के कितनी देर बाद और कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए। तो कम से कम भोजन से आधा घंटे पहले हम लोग पानी अच्छे से पी सकते हैं। जब भोजन शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा कफ आदि हो वो ना रहे, गले में खराश हो वो ना रहे, इसके लिए 1-2 घूंट पानी पिया जा सकता है।
भोजन के बीच में अगर बहुत ज्यादा रूखा भोजन हो तब हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि एक आध घूंट पानी पी लें, वरना भोजन के बीच में पानी ना ही पिए, छाछ आदि का प्रयोग करें। और भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद हम लोगों को पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का गैप तो होना चाहिए। उस 1 घंटे के अंदर हमारी बॉडी को जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो पचाने का काम करते हैं, बॉडी को उनको सिक्रीट करना है और साथ में ही पाचन का काम करना है। बॉडी की सारी एनर्जी उस समय हमारी पाचन में लग रही होती है। इस वजह से कहते हैं कि भोजन के 1 घंटे बाद तक बहुत ज्यादा ना तो कोई व्यायाम करें ना कोई और कार्य करें, हल्के हल्के कार्य कर सकते हैं, करने भी चाहिए। और उस समय इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम भी भोजन के 1 घंटे बाद तक नहीं कराते। उस समय आपका पाचन जो है स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम पानी पी लेंगे तो सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जठराग्नि पे पानी पड़ने के बाद जठराग्नि शांत हो जाती है, फिर पाचन ठीक नहीं होता। इसलिए भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए। और एक सिद्धांत है कि पानी दिन में कितना पीना चाहिए, तो सिद्धांत ये कहता है कि कम से कम हमें 6 बार टॉयलेट जाना पड़े, हमें 6 बार यूरिन पास करने जाना पड़े, इतना हमें पानी पीना चाहिए, तब तो हमारी बॉडी क्लियरली डिटॉक्सिफाई हो रही है। वरना अगर हम 6 बार दिन में नहीं जा रहे हैं तो हम उतना पानी नहीं पी रहे हैं और इस वजह से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे कपाल भाती प्राणायाम आपने किया। कपाल भाती प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम की तरफ चलते हैं। गहरा लंबा श्वास अंदर और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद 3 बंद लगाने। जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं पेट टाइट हो जाता है क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तो मूल बंद में मल और मूत्र द्वार को, तो जो आपका यूरिन सिस्टम जहां से है पास होने का, वो और आपका एनस, वो दोनों को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है विद योर इंटरनल स्ट्रेंथ। अपने आंतरिक सामर्थ्य से उन्हें अंदर की तरफ खींचना है। जैसे कि कई बार अगर हमें टॉयलेट या आदि की जाने की जरूरत हो और हमें जाने का मौका न मिल रहा हो तो हम सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से ही मूल बंद लगा लेते हैं। जस्ट अप्लाई दैट मूल बंद। और फिर उसके बाद उड्डयन बंद, पेट को अंदर की तरफ दबा करके रखना, थोड़ी को कंठकूप से लगाना। ये 3 बंद लगे हैं, रोकें। और जब नहीं रोक सकते तो श्वास अंदर ले लेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल वाले जालंधर बंद कभी ना लगाएं तब तक जब तक उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं हो जाता। ऐसे कमर दर्द वाले आगे की तरफ ना झुके। तो ये दिनचर्या ठीक करने की बात हम कर रहे थे। बाह्य प्राणायाम कम से कम उसमें 3 बार हमें कर लेना है, दिनचर्या को ठीक करना है तो। और जिनको भी पाइल्स या फिशर्स या फिस्टुला की प्रॉब्लम है, या जिनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जिनका यूरिनरी सिस्टम कमजोर हो गया है, टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं है, या जिनका जिनका ये जो मल द्वार है वो भी कई बार कमजोर हो जाता है, वहां की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो उनके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिनको जठराग्नि की परेशानी रहती है, जठराग्नि शांत है, जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में 5-5 बार से लेकर के 10-10 बार तक आप बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। और जैसे ही आप बाह्य प्राणायाम 3 बार लगातार भी कर लेते हैं तभी आपको ये अनुभूति जरूर होगी, आपका उस समय मन शांत हो जाता है। और इसके पीछे कारण होता है मन शांत होने के पीछे। तो मन शांत हो जाता है विचार शून्य होने की वजह से। तो जितने भी और बाह्य प्राणायाम, चलिए गहरा लंबा श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर, तो जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, आधा मिनट 1 मिनट इसको होल्ड करें और फिर जब श्वास अंदर लेनी हो तो ले लें। विशेष रूप से बस ये ध्यान रखना है कि जिनको भी प्रॉब्लम है, लाइक जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट ब्लॉकेज है, उनको जबरदस्ती श्वास नहीं रोकनी चाहिए, सहजता से जितनी रुक जाए ठीक है। तो ये हमने बाह्य प्राणायाम किया। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया का प्रोसेस भी आप सब लोगों के बीच में इतने दिनों से योग चल रहा है, आपको पता भी होगा। श्वास को बाहर छोड़ करके और पेट को अंदर की तरफ टाइट करना, फिर उसको लूज करना।
अग्निसार क्रिया भी पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, और साथ में अग्निसार क्रिया हेल्प इस रूप में करती है कि डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। और अग्निसार क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम, तो मैं आपको बताती रहती हूँ, आप उज्जाई प्राणायाम कीजिए 3 बार कम से कम। तो आगे की कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। तो जो बीपी की समस्या जिनको भी है, कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। बीपी की प्रॉब्लम जिनको भी है वे लोग ध्यान रखें कि कपाल भाती प्राणायाम हमेशा रेगुलर स्पीड से, सामान्य गति से करें, ताकि शूट अप ना हो बीपी। और साथ ध्यान रखना चाहिए, सबसे अच्छी औषधि है मुक्तावटी, जो पतंजलि के माध्यम से आपके बीच में उपलब्ध है। देखिए, जितनी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, उन एलोपैथिक ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट अभी बहुत चल रहा है। हम लोगों को आयुर्वेद बहुत विकसित अवस्था में मिला है। आयुर्वेद विकसित है क्योंकि देश के ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप में कार्य किया है, और अभी एलोपैथी अभी डेवलप हो रही है। तो पैथी का कोई विरोध नहीं है, पर हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी में आप देख सकते हैं कि अगर कोई बीपी की गोली नियमित रूप से ले रहा है, तो लेट मी टेल यू कि उसमें उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी कमजोर होना तय है, उसकी किडनी पर, उसके लीवर पर इफेक्ट जरूर से जरूर पड़ेगा। तो हम लोगों को साइड इफेक्ट भी कम से कम 10-12 झेलने पड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके पहले तो संकल्प ले लीजिए कि मूलतः हमें उसे खत्म ही कर देना है। मुक्तावटी आयुर्वेदिक औषधि और बहुत लाभकारी है। आप सुबह शाम एक एक गोली मुक्तावटी की ले सकते हैं, या फिर रात्रि को सोते समय या सुबह में 2 गोली एक साथ भी ले सकते हैं मुक्तावटी की। दूसरा, इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है लौकी के जूस का। तो जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है वो लौकी का जूस जरूर लें। सुबह शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं, परंतु कम से कम हमें सुबह में तो लौकी का जूस अवश्य पीना ही चाहिए। तो इसमें ध्यान बस ये दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि लौकी का जूस अगर हम मिक्सी से निकालते हैं तो उसमें थोड़ा वो टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो जाता है कि उसमें जो नेचुरल उसकी जो गुण है वो कई बार समाप्त हो जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि लौकी को कस करके कपड़े के अंदर उसका रस निकालें, या आजकल तो खैर दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं कि वो थोड़ा सा जूस निकालने के लिए कुछ और टेक्नोलॉजी के भी इक्विपमेंट्स आने लगे हैं। कोल्ड प्रेशर करके शायद एक डिवाइस भी आना शुरू हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि जब आप किसी भी चीज का जूस निकाल रहे हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उस पदार्थ के सामान्य गुण नष्ट हो जाएंगे, जिन गुणों की वजह से वो पदार्थ जाना जाता है। तो लौकी का जूस बहुत अद्भुत है। इसमें आपको ये बीपी में भी प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत ही लाभ। या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसे जरूर लीजिए, बहुत हेल्पफुल। और साथ में जिनको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिटी में अगर सबसे ज्यादा कुछ लाभकारी है तो लौकी का जूस। तो ऐसे लौकी का जूस का सेवन करें। साथ में कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां एक तरफ और बाकी सारी दवाइयां एक तरफ। तो ये तो डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई ना लेनी पड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां तो मुख्य रूप से लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर डालती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर कपाल भाती प्राणायाम सुबह की जो 7 से 9 बजे की जो धूप होती है उसके बीच में कम से कम आधा घंटा कपाल भाती प्राणायाम कीजिए। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो वहां से ठीक हो जाती है धूप में बैठ करके। परंतु कौन सी धूप? सुबह में जो ताजी ताजी धूप आती है 7 से 9 बजे की, वो। और इसमें कम से कम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम जरूर होना चाहिए। और इसको लगातार आप कुछ दिन तक धूप में कीजिए, फिर सामान्य रूप से करते रहिए, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे ही कम हो जाएगी। तो हम लोगों के जो अब लाइफ स्टाइल है वो इतने चेंज हो चुके हैं, ऑफिस टास्क इतने ज्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक हमें घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। पहले तो लोग जब खेतों में काम करते थे तो सुबह जाकर के उन्हें विशेष रूप से खेत में समय देना होता था, तो वो सुबह की धूप लेकर के ही उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाती थी। और हम लोगों को इसको बलपूर्वक ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम लोगों को धूप में बैठ करके करें। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रही थी, तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, बीपी, इन सब के लिए बहुत ही अद्भुत औषधि है जो आप अपने आप बना सकते हैं। इसमें 4 तत्व लगते हैं।
एक तो नींबू, तो नींबू का रस, और अदरक का रस, प्याज का रस, और साथ में ये आपकी लहसुन का रस। इन का सब का 50-50 ml हम लोग रस निकाल करके मिला लें, और उसको रस को मिला करके फिर उसको थोड़ा सा गर्म करें। जब वो 1/4 तक रह जाए तो उसमें उतनी ही मात्रा में शहद मिला करके डेली 1 चम्मच सुबह शाम, कम से कम सुबह में तो ले ही ले, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा प्याज अपने आप में बड़ी परफेक्ट होती है जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो करीबन इतनी बड़ी प्याज का सुबह में रस निकाल करके 1 चम्मच शहद डाल करके उसका सेवन करें, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल में भी वो लाभ करती है। और साथ में जो लहसुन है वो भी बहुत लाभकारी होती है। तो आप सुबह में उठ करके रात्रि में उसको, लहसुन को 3 से 4 जो पुट्ठी होती है लहसुन की, जो 3 से 4 कलियां होती हैं, उनको छील करके और काट करके पानी में भिगो करके रख दीजिए, और सुबह खाली पेट उनको चबा चबा करके अच्छे से खा लीजिए। तो वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में भी लाभकारी है, हार्ट ब्लॉकेज में भी लाभकारी है, और साथ में वो एक विशेष रूप से ये भी लाभ करती है कि ये जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी लहसुन बहुत लाभ करती है। तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतरता से करते रहें, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। और सबसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखी जाती है, होती है, हमारे सबके घरों में पाई जाती है, वो है हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम ना करना। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, डकारे आते हैं, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ ना कुछ हर किसी के पेट के साथ समस्या चल रही है। इसके पीछे कुछ मूलभूत कारण है, पहले तो हम उन्हें दूर करें। सुबह का नाश्ता हमारा 7 से 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। दोपहर का भोजन हमारा 12 से 2 बजे, तो लेट है, 1 बजे तक तो हो ही जाना चाहिए। और शाम का जो भोजन है वो हमारा 6 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। परफेक्ट टाइम इज 7 o'clock। रात्रि को सोने से 2 घंटे पहले हमारा भोजन होना चाहिए, वरना उसकी प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिपेशन होना। तो इसमें साथ में इसमें एसिडिटी भी फिर बन जाती है। तो इसमें एक तो ये ध्यान रखें, भोजन में विशेष रूप से जितना ज्यादा हो सके वो फाइबर को इंक्लूड करना है। तो सबसे अच्छा है कि हम अपने भोजन में फलों को इंक्लूड करें। फल, तो इसमें जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, वो अमरूद अमरूद जरूर लें, गुआवा। तो अमरूद इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। उसकी जो ऊपर की जो लेयर है, जहां तक बीज नहीं है, उसे तो अच्छे से चबा चबा करके खाएं। दूसरा, उसमें ध्यान रखें कि जो उसके बीज हैं उनको चबाना नहीं है, उनको बस ऐसे ही अंदर ले लेना है। या फिर एक अनार डेली, सेब सुबह की शुरुआत, या फिर पपीता खाली पेट खा करके करें। तो उसमें ये सारे ही जितने भी फल हैं, ये सब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाले हैं। अनार तो बहुत ही हेल्पफुल है पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में कम से कम इस चीज का भी ध्यान रखें कि गरिष्ठ भोजन से ज्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये साथ में भोजन के साथ हमारी सलाद जरूर होनी चाहिए, जैसे कि खीरा हुआ, सर्दियों के मौसम में गाजर आती है, टमाटर हुआ, तो सलाद का सेवन अवश्य करें। और फिर दूसरा, भोजन के बारे में ये भी ध्यान रखें कि भोजन करना कितना चाहिए। तो भोजन इतना करना चाहिए कि जितना आपको अगर कोई कहे कि भोजन कर लो तो आप दोबारा उतना ही खा सको। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको भोजन दोबारा करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भोजन इतना करें कि पेट के अंदर आपका आधा पेट खाली रहे। 50% भोजन से, 25% एयर से, और 25% लिक्विड से। तो पानी पीने की जरूरत नहीं है, लिक्विड हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, एसिड्स वगैरह, और जो पुराना पानी होता है वो काम कर जाता है। और छाछ जरूर लें हम, तो अपनी बॉडी जो है उसको वो एसिडिक टोन में ना जाए, उसके लिए हमें क्षारीय तत्व लेने होते हैं, तो उसमें छाछ बहुत हेल्पफुल रहता है, तो छाछ का प्रयोग करें। और साथ में 3 प्रकार के सफेद जहर से बचें, चीनी, नमक और मैदा। इनके पदार्थों का प्रयोग ना करें। सभी लोगों से निवेदन है, घर में नमक के रूप में अपने घर में सेंधा नमक लाएं, और चीनी के स्थान पर अपने घर के अंदर खांड, बूरा, शक्कर, इन सब वस्तुओं का प्रयोग करें। इतना करेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत हेल्प मिलेगी। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है वो कुछ उपचार कर सकते हैं। एक तो वो अमरूद जरूर खाएं, गुआवा जरूर लें, एक वो अनार का सेवन जरूर करें। तो अनार का सेवन करने के साथ साथ पोमेग्रेनेट का, साथ में रात्रि को सोने से पहले दूध के अंदर
8 से 10 मुनक्का मिला करके उसमें दूध के अंदर खौला लीजिए, गर्म कर लीजिए, और फिर पहले दूध पी लीजिए और ऊपर से जो मुनक्का बचती है उनको चबा चबा करके खा लीजिए। इसके साथ एलोवेरा जूस इसमें बहुत हेल्पफुल है। एलोवेरा और आंवला दोनों का ही जो जूस है वो दोनों शाम दोनों टाइम ले लीजिए। रात्रि को सोने से पहले इतने में भी नहीं खत्म होती तो त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, जो कि आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। और उतने में भी अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता तो फिर तो सबसे अद्भुत औषधि एक है कि आप शुद्धि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो शुद्धि चूर्ण ले लीजिए, वो आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में हेल्प करेगा ही करेगा। कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्नि सार क्रिया, आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, ये सब कीजिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम परमानेंट दूर हो जाएगी। और जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिएगा। जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो लौकी के जूस का सेवन करें, और साथ में उनके लिए अपना ये एलोवेरा जूस बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है, उसका सेवन करें। हाइपर एसिडिटी वालों को आंवला तत्व से बचना चाहिए, तो वो लोग थोड़ा ना सेवन करें। जिनको घुटनों में दर्द है, ज्यादा ज्वाइंट पेन रहता है, उनको भी आंवले से बचना चाहिए, तो वो लोग आंवले का जूस ना लें। तो ये ध्यान रखें। और इसके साथ जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनसे निवेदन है, रात के 10-11 बजे भोजन बिल्कुल भी ना करें। भोजन शाम को 7 बजे करने। भोजन की टाइमिंग ठीक हो जाएगी, सब अपने आप वैसे भी ठीक हो जाएगा। कई बार हाइपर एसिडिटी और हाइपर कॉन्स्टिपेशन के पीछे वजह होती है हमारा नाभि का डिग जाना। तो नाभि जरूर चेक करें। सुबह उठ करके सबसे पहले जैसे भूमि को नमन करना है, उससे पहले भी अपने पेट के चारों तरफ ये थंब से, अंगूठे से ऐसे थोड़ा प्रेशर 2 मिनट तक हल्का हल्का पॉइंट दबाना चाहिए। तो उससे हम लोगों की नाभि स्थान पे रहती है। चेक भी करते रहें। 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे हम हाथों को इस तरह से मिलाते हैं, तो जो जीवन रेखा है उसको मिला करके हम जब देखते हैं तो ये हमारी जो कन की उंगलियां हैं, दोनों जो लिटिल फिंगर हैं, ये एक ही शेप में, एक ही उसमें आनी चाहिए, लेवल में आनी चाहिए। दे शुड बी लीनियर। तो ये पहचान होती है। दूसरा पहचान होती है कि हम ऐसे अपने दोनों पैरों को खोल करके रखें, तो ऐसे पैरों को मिला करके देखें, तो ये दोनों अंगूठे एक सीध में आने चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ विधियां होती हैं। और अगर आपकी नाभि डिगी हुई है तो उसे ठीक करने के उपाय भी होते हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है जो आप अपने आप भी कर सकते हैं, वो है आसन करना, जिसमें आपके 5 आसन विशेष रूप से कराते हैं कमर के बल लेट करके। जो आपका ये उत्तान पादासन, नौका आसन, पवन मुक्त आसन, सेतु बंद आसन और पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। तो इनका अभ्यास डेली कीजिए तो नाभि का डिगना भी ठीक हो जाएगा। और अपने आप हाइपर एसिडिटी और हाइपर कॉन्स्टिपेशन ये इसी की वजह से होते हैं। एक बार तो मुझे एक मध्य प्रदेश में बहन मिली कि लंबे समय से नाभि डिगी हुई थी, इस वजह से उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। अर्थराइटिस क्या है? शरीर की बात बिगड़ जाना, और इतनी ज्यादा स्थिति में बिगड़ जाना कि वो जो है अर्थराइटिस का रूप धारण कर लेती है, गठिया का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि अपनी नाभि को अपनी जगह पर बना करके रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर ही रहे हैं। थोड़ी देर में भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास करते हैं। तो इन कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें। साथ में भोजन के बारे में एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि भोजन को इतना हम लोगों को चबाना चाहिए कि मतलब हाथों का काम, हमें दांतों का काम हाथों से नहीं लेना है। तो कम से कम 32 बार जैसे कहते हैं, तो सच में अच्छे से चबा करके भोजन कीजिए। तो जितना ज्यादा चब करके जाएगा उतना ज्यादा आपके पेट को कम काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा सामान्य अग्नि में भी आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे पेट जो है वो मंथन करता है, उसके अंदर स्पेस छोड़ करके खाएं, कम खाएं, गम खाएं। इस सिद्धांत को ध्यान रखें। और साथ में कॉन्स्टिपेशन और इन सब प्रॉब्लम्स में कुछ कुछ छोटी छोटी घरेलू औषधियां लें। जिनको गैस बहुत अधिक बनती है वे लोग अपना पतंजलि का गैस चूर्ण बहुत ही अच्छा है, उसका सेवन करें। और कुछ भी अगर घर में नहीं है तो अजवायन तो हम सबके घर के अंदर होती ही है। अजवायन को हम लोग गर्म पानी थोड़ा सा भून लें तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर थोड़ा काला नमक मिला लें या सेंधा नमक मिला लें और उसे गुनगुने पानी से सेवन करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, और ये अपना एलोवेरा जूस लें, साथ में अपना गिलोय का सेवन करें, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बशर्ते हमें वैसे प्रयास तो वैसे यही करना चाहिए कि हम लोग इसमें अपना प्राणायाम से और योग के माध्यम से अपने शरीर को पूरा स्वस्थ कर लें।
हमें किसी भी प्रकार की दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो अभी सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के अंदर कोरोना कमजोर हो गया, भारत के अंदर कोरोना जो है इतना असर नहीं दिखा पा रहा क्योंकि डेथ रेट कम है। अच्छी बात है, डेथ रेट कम है, लेकिन भारत कितना सारा काढ़ा बना बना करके पी गया ये कोई नहीं देखता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कितने लोगों को योग करा करके योग के प्रति जागरूक किया। अभी 8 से 9 महाराज जी का कार्यक्रम आएगा। आज विशेष रूप से आचार्य श्री का भी सत्र उसमें रहने वाला है। तो हींग का एक विशेष सत्र रहना है, तो जिनको पेट की समस्या है वो 8 से 9 बजे वाला सत्र भी इंडिया टीवी पर जरूर देखें। वैसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। जब भी भोजन करें परिवार के लोगों के साथ बैठ करके उसे करने का प्रयास करें। उस समय कोई टीवी वगैरह कुछ मत चलाइए, बस घर के लोगों के साथ बैठिए। आपस में एक दूसरे को अनुभूत करने से हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर इतनी शांति उत्पन्न होती है। पूरे दिन तो भागते ही रहते हैं ना, आधा घंटा शांति से भोजन ही किया जाए। पानी किस रूप में सेवन करना है उसका ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों से भी हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख सकते हैं। और अभी भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चलिए, 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत, थोड़ा सा प्रणव का ध्यान, शांति पाठ के साथ समापन। तर्जनी उंगली पर, शेष 3 नेत्रों के ऊपर, अंगूठे से कानों को बंद करके दोनों भौं के बीच में आज्या चक्र के ऊपर अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, मुख को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखकर 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए उद्गीत प्राणायाम। मौन और शांत होकर के सर्वप्रथम अपनी श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आती जाती श्वासों को देखना है। दृष्टा भाव से नासिका मार्ग से प्रवेश करते श्वास को अनुभूत करें, बाहर जाती हुई श्वास को भी अनुभूत करें। जैसे ही हम अपनी श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, स्वतः ये परिवर्तन घटित होता है कि हमारी श्वासें दीर्घ, लंबी और सूक्ष्म चलने लगती हैं। डीप, लॉन्ग एंड डीप, गहरी। तो इस प्रकार से श्वासों को दीर्घता से और सूक्ष्मता से चलने देते हुए
प्रत्येक श्वास के साथ मन में ओम का धारण करते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ मन ही मन ओम का जप। ओम अर्थात सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, कल्याणकारी, दयालु, अजर, अमर, नित्य, सच्चिदानंद स्वरूप, सृष्टिकर्ता, सृष्टिहर्ता परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का ध्यान करते हुए हम अनुभूत कर सकते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण कार्य जगत परम पिता परमात्मा की ही कृति है। ये उस प्रभु का ही सामर्थ्य है, ये उस प्रभु का ही निष्काम भाव से किया गया कार्य है। एक एक कण में ब्रह्मांड के परमात्मा व्याप्त हैं। एक एक कण परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। और प्रत्येक श्वास के साथ मन में ओम का धारण करते हुए हम अनुभूत कर सकते हैं कि श्वास के मार्ग से मात्र प्राणों का आवागमन नहीं हो रहा, अपितु श्वास के माध्यम से प्रत्येक कण कण में व्याप्त परम पिता परमात्मा की ऊर्जा मेरे अंदर भी, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व में, संपूर्ण अस्तित्व में विस्तार ले रही है। अनुभूत करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा की ऊर्जा का पान हो रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ समस्त प्रकार के दोष, दुख, दुविधाएं आदि का निस्तारण हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ मन में ओम का जप करते हुए उस ओम में ही, प्रभु में ही प्रतिष्ठित हो जाना है। यही वो भाव है जो योग में घटित होना है। योग के माध्यम से शारीरिक लाभ हो जाना तो योग का एक बहुत ही सूक्ष्म पक्ष है। मुख्य पक्ष होता है मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति, प्रभु की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति। योग तो मार्ग है अज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करने का, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ने का, निराशा हताशा से आशा की तरफ बढ़ने का, नकारात्मकता से बाहर निकल सकारात्मकता को प्राप्त करने का। यह मार्ग है जहां हम नर से नारायण हो जाते हैं, मानव से महामानव हो जाते हैं, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ ही तद्रूप हो जाते हैं। हम ओम का जप करते हुए इस संकल्प को धारण करेंगे कि मुझे इस समय जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो किसी भी सुख या किसी भी दुख से ऊपर है। जो आत्मिक उन्नति, आत्मिक शांति, वो सब बनी हुई है। न मन में किसी भी प्रकार का दुर्विचार है, न दुर्भावना है। बस एक आनंद की, उत्साह की स्थिति प्रभु के सानिध्य मात्र से प्राप्त हो रही है। तो इस शांति को, इस ऊर्जा को एक एक क्षण मुझे बना करके रखना है। संकल्प यही है कि आज का शेष दिवस मुझे ईश्वर के इसी आनंद में, उत्साह में और प्रसन्नता में व्यतीत करना है। एक भी क्षण हताश, निराश
या उदास नहीं होना। मुझे सिर्फ प्रभु के आनंद और उत्साह में बने रहना है। इस संकल्प को दृढ़ता से हृदय के अंदर धारण करते हुए अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे और इस घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को चेहरे पर डालते हुए पलकों को झपकते हुए नेत्र खोल लेंगे। और बस इसी आनंद में, इसी उत्साह में प्रत्येक क्षण हमें आज के दिन में बने रहना है। ये संकल्प सबको पालन करना है। रात्रि को सोने से पहले भी अनुभूत करें कि हमने उस उत्साह को बना करके रखा, तो खुद भी खुश रहेंगे और अपने आसपास सभी के जीवन में भी खुशियां लेकर के आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से सत्र का समापन। आदरणीय भ्राता जी से निवेदन। ओम ओम ओम। प्रणाम दीदी जी। संवाद करते हुए, अभ्यास करते हुए हमने स्वामी जी महाराज को तो इतने वर्षों से देखा है, सुना है, अनुभव किया है, मगर मुझे सभी साधकों के साथ ये बात शेयर करते हुए आनंद हो रहा है। इस सहजता से अभ्यास भी आप करते जा रहे थे और बोलते भी जा रहे थे और एकदम सहजता थी, वो देख के बहुत आनंद हुआ। और इसमें थोड़ा स्वार्थ भी हमारा जाग गया है कि आपको एक सत्र के लिए हमें जो भी डेट अनुकूल लगे हमें देना है, और योग दर्शन का आपका पेंडिंग तो एक बार वार्ता हो जाएगी, जैसे भी अनुकूल हो आप समय दीजिए। और बहुत आनंद आया सभी साधकों का। मैं ये 850 लोगों का एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी कुछ बातें शेयर करनी है, आप कुछ पूछना भी है तो मैसेज दे दो, आपके माध्यम से मैं उन तक पहुंचा दूंगा। एग्जाम देने के लिए आप वो ग्रुप ओपन करने वाले, जिसको भी एग्जाम देना है के लिए आप ग्रुप ओपन करने वाले हैं आज। पूरे प्रांत की ओर से दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे ही आपकी अनुमति मिलेगी और एक सत्र और एक योग दर्शन का सत्र आपका मैं आयोजित करूंगा। पूरा प्रयास करेंगे भ्राता जी। आपका भी बहुत बहुत आभार और सभी को खूब सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और पूरा प्रयास करेंगे समय निकालने का। मुझे कई दिन से साधक बता रहे थे, मैं समझ सकता हूँ पूरा भारत और विशेष रूप से अभी नेपाल को भी आप ज्यादा समय दे रही हैं, तो हमारे कर्नाटक पर भी थोड़ा आपका ध्यान रहे, ऐसा निवेदन है। ठीक है जी भ्राता जी, शांति पाठ करना है? करना। ठीक है, तो सभी मिलकर के एक बार शांति पाठ करते हैं, फिर समापन करते हैं। जी जी जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमन, सबका दिन शुभ हो। और आदरणीय भ्राता जी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम दीदी जी, प्रणाम। बहुत आनंद हो गया। इस आनंद वर्षा की अगले सत्र में हमें इंतजार रहेगा। तो ओम दीदी जी, प्रणाम सभी की ओर से। प्रणाम जी। तो कैसा लगा सबको? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।
बहुत अच्छा गुरुजी। ओम गुरुजी ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿಗೆ. ತರಗತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರ್ಲಿ. ओम हरि ओम। प्रणाम भगिनी जी, बहुत अच्छा था। ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಓಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯೋಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಈಗ ಯಾರು ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬಹುದು. ಹೊಸಬ್ರು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬಹುದು ಹೊಸಬರು. ಈಗ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಬರೀಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಯಾರು ಬರೀ ಹೌದು. ಗುರುಜಿ, ನಮಗೆ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತಿರೋದೇನು ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ರಿ? 100 ವರ್ಷದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ರಿ? ಓಂ ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ಪುಸ್ತಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.